Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्सप्रेन्योर स्टोरीज के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक गाड़िया एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द यार्न बाजार एंड एडिटर इन चीफ एट टेक्सप्रेन्योर्स। हमारे पिछले एपिसोड्स पे हमें बहुत अच्छे फीडबैक मिले एंड बहुत सारा प्यार भी, एंड वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर लिसनर्स फ्रॉम आवर हार्ट। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अविनाश जी मायकर, हु इज द CEO ऑफ सुविन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। After completing his bachelor's in textiles from VJTI Mumbai, he joined a textile mill और उसके बाद he has worked with a Switzerland-based consulting firm called Gerzi, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखा और उसके कुछ सालों बाद with a lot of expertise, he started his own consulting company called Suvin Advisors Private Limited. Suvin Advisors ने ढेर सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो आइए जानते हैं इनकी दिलचस्प टेक्सटाइल जर्नी के बारे में विद मिस्टर अविनाश जी मायकर। पहली बात तो काफी हम टेक्सप्रेन्योर्स में सब आपका शुक्रिया करना चाहते हैं, आपने अपना समय निकाल के हमें टाइम दिया टू शेयर योर थॉट्स एंड आउटलुक टुवर्ड्स टेक्सटाइल्स। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमें और हमारे लिसनर को आपके बारे में थोड़ा बता पाएंगे। Yeah, I'm Avinash Maikar, fifth child of the family. I came from Dapoli, very beautiful town. And after doing my 10th over there, I joined VJTI, which is actually Ruparel for first 2 years, 11th and 12th. And then I joined VJTI, which is, we can say, Makkah of textile industry. वहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे में बहुत कुछ खामियां हैं, because I need to learn बहुत कुछ things यहाँ पे सीखने के लिए है। And ऐसे कहा जाता है कि once you are in that particular pond, you can swim, otherwise you will not able to swim. वैसे हो गया कि VJTI में आने के बाद मेरी जो कुछ क्वालिटीज मेरे में थी वो ज़्यादा डेवलप हो गई। मुझे पता चला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो बहुत सारे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों के साथ है, सो यू हैव टू कोप अप विद देम। और उसके हिसाब से VJTI का स्टडी हो गया। बाद में मैं मफतलाल में न्यू चाइना मिल्स करके शिवड़ी में यूनिट था उनका, जो फाइन कॉटन फैब्रिक के लिए बहुत मशहूर था। और हम लोग 120 तक काउंट वहाँ पे स्पिन करते थे और बहुत ज़्यादा जो फाइन वैरायटी है, दमास्क रहेगा या वॉयल्स रहेंगे, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे। और उसके लिए जो कॉटन लगता था दैट वाज सुविन, which was coming at that time from आंध्र प्रदेश। और वो सुविन कॉटन इतना डेलिकेट, इतना सॉफ्ट और इतना लस्ट्रस था कि मैं तो उसके प्यार में ही डूब गया। यू कैन से दैट आई स्टार्टेड लविंग दैट पर्टिकुलर कॉटन टू द एक्सटेंट दैट बिफोर माय मैरिज माय सन और डॉटर हु वुड बी देयर नेम वुड बी सुविन, ये मैंने तभी डिसाइड कर लिया जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था। सर आपकी वाइफ के लिए अच्छा है कि सुविन इज अ न्यूट्रल नेम। नो, मेरे सन का नाम है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, आई एम सेइंग कि क्या है वो लड़का हो या लड़की हो, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल नेम। यस, यू आर राइट। सो इनफैक्ट वो कॉटन भी इतना अच्छा था और वो स्पिनेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी थी, हम लोग को बहुत कम प्रयास पड़ता था उसको चलाने के लिए, उसमें ट्रैश भी बहुत कम रहता था। So coming to the point that I started loving textile industry also, that now things are happening in right spirit, काम कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पहले मेरा जो एजुकेशन बेस था वो बहुत स्ट्रांग था, बिकॉज आई वाज एजुकेटेड विद स्कॉलरशिप। मेरे जो स्कूल्स थे, फॉर्चुनेटली AGI स्कूल दापोली या रूपारेल कॉलेज और बाद में जो VJTI, उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। ऑल द टाइम आई वॉज गेटिंग पॉलिश, जैसे वो पत्थर से एक हीरा बनता है, वैसे सब मेरे जो प्रोफेसर्स थे, मेरे जो टीचर्स थे या मेरे जो इवन इंडस्ट्री कलीग्स थे, उन्होंने मुझे मेरा पूरा करियर शेप अप किया और उसकी वजह से थिंग्स स्टार्टेड मूविंग क्वाइट वेल। Then I was in New China Mills for almost 3 years. वहाँ से मैं घेरजी में ट्रांसफॉर्म हो गया। आई एम सेइंग ट्रांसफॉर्म डिलिबरेटली, बिकॉज जो न्यू चाइना का एटमॉस्फेयर था दैट वाज अ टेक्सटाइल मिल, वेरी ओल्ड टेक्सटाइल मिल, कम से कम 100 साल पुरानी वो मिल थी। तो वहाँ पे कॉटन की जो डर्ट है, डस्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारी रहती थी। And then when I came to Gherzi, it was a totally polished atmosphere. It was a Swiss consulting firm called as Gherzi Eastern Limited.
और वहाँ पे जो पूरा काम होता था वो ग्लोबल हम लोग पूरे ग्लोब के लिए सर्विसेज वहाँ से कंसल्टिंग सर्विसेज देते थे एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मिल बाबू टू अ स्मार्ट टेक्सटाइल प्रोफेशनल। और वहाँ से जो करियर में हम लोग ने काम किया वहाँ पे वी यूज्ड टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स स्पेशली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ था। इट वाज टोटली डिफरेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। हमें जो पढ़ाया जाता था वो स्पिनिंग वीविंग प्रोसेसिंग गारमेंटिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता था, बट यहाँ पे जो सीख मिलती थी वो हाउ टू प्लान अ प्रोजेक्ट। अगर नया प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या लगता है, उसके लिए लैंड कैसे लगती है, उसके लिए बिल्डिंग की जो स्पेसिफिकेशंस रहती है वो कैसे लगती है, अलग अलग के फ्लोरिंग लगते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये सब जो चीज़ें थे माइन्यूट डिटेलिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई कुड स्टडी एंड लर्न इन घेरजी। ऑफ कोर्स उसके साथ में ही इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन और वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, कॉटन के लिए क्या होना चाहिए और बाकी के जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके लिए क्या, जो एयर फ्लो टर्बुलेंसेस रहते हैं एटमॉस्फेयर के, उनका इम्पैक्ट आपके डिपार्टमेंट के ऊपर और क्वालिटी ऑफ यान के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर कैसे होता है, ये सब जो माइन्यूट डिटेलिंग था वो मुझे वहाँ पे सीखने के लिए मिला। एंड दैट वाज द गुड थिंग अबाउट घेरजी। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट रहता था, आर्किटेक्ट रहता था, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर रहता था, यूटिलिटी डिज़ाइनर्स रहते थे। ये सब का नॉलेज अपने पास आता था बिकॉज आई यूज टू कोऑर्डिनेट फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तभी काम करते करते मुझे नए नए प्रोजेक्ट्स करने मिले, लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स करने मिले। सांघी करके 100,000 स्पिंडल का जो इंडिया का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो मैंने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट किया एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का जो काम था वो भी मैंने वहाँ पे कर दिया। सिमिलरली घेरजी में एक आई केम अक्रॉस वन पर्सन कॉल्ड मिस्टर मनोहर कानिटकर who was my boss, immediate boss at that time. He taught me quite a lot. He said that his mantra was that you should do everything of yourself. If at all you stuck up somewhere, then come to me. And he used to travel quite a lot, almost 20-25 days in a month he used to be out of India. And that's why we got that opportunity to take care of the projects ourselves. और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के मिला। मैं ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने कहा कि आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग थोड़ा बाजू में रखिए, start learning computers, because computer was very new thing over there. Even I had never seen a computer before that, and it was a very new concept for India also. But being a Swiss consulting firm, they brought the computers. Then various types of softwares like Harvard Graphics or Lotus 123. तो ये सर कौन से साल की बात है ये? This is of 1988-89. ओह ओके, वाओ, मतलब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तभी। Sorry, it was in 1990-91. अच्छा, ओके, हाँ, तभी तभी कंप्यूटर्स इंडस्ट्री में नहीं थे। राइट। इनफैक्ट इट वाज वेरी न्यू टू आवर कंट्री आल्सो। और उसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स करते करते नॉलेज बिल्ड होते गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो खामियां रहे, जो कैसे हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, वो सीखते चले गए। और बाद में ऑलमोस्ट आफ्टर 7 years I was a matured consultant from Gherzi, and that's why I was knowing almost all the aspects of project management. तभी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते करते स्विस कंसल्टिंग फर्म जो थी, यानी जो हमारा एक ऑफिस स्विट्जरलैंड में था, ज़ुरिक में, वहाँ से एक्सपर्ट आते थे और उन्हें एक असाइनमेंट मिला कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम व्हाट थिंग्स would be futuristic point of view, we have to do futuristic point of view। तभी ऐसा हुआ कि उनका जो सोचने का तरीका था it was quite different। they used to understand what is our strength, how to map our strength with the opportunities। वो opportunities किस फाइबर के लिए कब रहेगी, उसके लिए कैसे हो रहा है, how the industry has evolved in past so many years, ये आगे कैसे चलने वाला है, उसके लिए कंजम्पशन पैटर्न कैसे रहेगा, फैशन डिजाइनिंग कैसे चेंज हो रही है। और ये करते करते मैं ऑलमोस्ट ये जो इंडिया में है उन वहाँ पे जाके उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनको स्टडी करके उनके थॉट प्रोसेस क्या है। एट द सेम टाइम जो फाइबर्स थे, वूल फाइबर है, कॉटन फाइबर है, एक्रेलिक है या पॉलिएस्टर है या विस्कोस है, ये सब फाइबर की जो टोटल वैल्यू चेन है, वहाँ पे जितने भी यूनिट्स थे उनका डेटा लेके वी डिड दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये आगे कैसे चलना चाहिए। तो ये जो एक्सपोजर था वो क्वाइट यूनिक था। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से दैट Gherzi was the foundation
फॉर मी फॉर माय करियर। बाद में मैं एटी ज्वाइन किया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एटी इज अ वेरी गुड कंपनी एज फार एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इज कंसर्न। और वहाँ पे हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल वो लोग डेवलप करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कि आप ये नया बिजनेस है और न्यू बिजनेस डेवलपमेंट आप कर लीजिए। और टेक्निकल टेक्सटाइल में जितने भी टेक्नोलॉजीज थे, निडल पंचिंग हो, स्पनलेस हो, या हॉट एयर टेक्नोलॉजी हो, all that training was given to me abroad in the European manufacturers। और उसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलते गया। और मिस्टर आरस जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो मेरे बॉस थे वहाँ पे एटी में, तो उन्होंने भी मुझे अच्छी तरह से पूरा एक्सपोजर दे दिया, ओपननेस दे दिया। देन आई यूज्ड टू गिव प्रेजेंटेशंस इन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन वेरियस फोरम। उसकी वजह से मेरा जो प्रेजेंटेशन स्किल था वो डेवलप होते गया। और एटी का दूसरा एक कल्चर था कि देयर वेर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। वो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग डेवलपमेंट करते करते वो पूरा का पूरा जो सेटअप था वो भी अच्छी तरह से डेवलप होते गया। सो ट्रूजलर, फ्लाइजनर, डीलो, कुस्टर्स, ये सारे प्रिंसिपल्स मैं देखता था तभी। और देखते देखते 7 साल बीत गए एटी में। बट स्टिल जो कंसल्टिंग का जो वर्म था वो मेरे ब्रेन में इतना गया था कि आई वांटेड टू बी अ कंसल्टेंट। So then I gave that particular concept of consulting the way Gerzi used to do to other company, which was called as Technopack. It was a sort of a joint venture in between KSA, American company, and Technopack. Afterwards, it became Technopack, and it was my concept to whatever they were the management consultants. So वो जो कुछ करते थे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, they had never done it। तो मैंने वो कंसेप्ट दे दी कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने बम्बई में ऑफिस चालू किया। ऑलमोस्ट फॉर 4 years आई वर्क फॉर देम। माय टीम स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट 40। अगेन वी डिड लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स द वे आई यूज्ड टू डू इन गेर्जी। बट ये करते करते ये पता चला कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ। एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया था कि इतना मैं सब कुछ अगर अकेला कर रहा हूँ तो व्हाई नॉट टू हैव माई ओन कंपनी। और वैसे ही सुविन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का बर्थ हो गया। नाउ वी हैव क्रॉस 11 years in last August, and there is another company, Suvin Expo LLP, that is also doing similar type of work, as well as we are also doing some exhibitions and HR related activities through this company. So in 11 years, almost 275 assignments we have completed with 17 international projects. Doing projects with Japanese and American firm was a very good exposure and experience for us. That's why our entire team is now geared up to do many projects. This is the way my journey into textiles. ओके तो सर जैसे आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि एक आप Right. एक फैमिली ड्रिवन और से प्रोमोटर ड्रिवन एक अनऑर्गेनाइज सेटअप से आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में या प्रोफेशनल सेटअप में गए Right. और उधर आपने अपने एक इमीडिएट बॉस के मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में हमें बताया Yeah. जिससे आपने काफी सीखा। एक्चुअली Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने कल इसी के रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी विच सेड दैट यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क बाय द अमाउंट ऑफ टाइम योर मैनेजर स्पेंड ऑन सुपरवाइजिंग यू। Exactly. Exactly. एंड आई थिंक ये प्रोफेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अपने शायद एक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिसिंग है। उस वजह से क्या है एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री रहा है, काफी प्रोमोटर ड्रिवन रहा है। वो जो आपने जो बाबू या लाला कॉन्सेप्ट जो बोला Exactly. तो सर आपकी शुरुआत जैसे टेक्सटाइल्स में हुई है, क्या आपका कोई फैमिली बिजनेस या कोई सेटअप टेक्सटाइल्स में पहले से था या मतलब हाउ डिड यू चूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री? No, in fact, it was a mere accident. My passion, or you can say my goal, was to be a civil engineer from VJTI. I gave a rather interview in VJTI. At that time, I could not get seat for civil engineering, and that's why मेरा जो textile engineering was the next choice for me, and I adopted it and I accepted it. तभी तक मुझे टेक्सटाइल क्या था ये भी मालूम नहीं था। आई वॉज ओनली नोइंग अबाउट द वे ऑर्डिनरी मैन नोज अबाउट क्लोथिंग एंड वट एवर वी यूज एज टेक्सटाइल्स, बट नो रिग्रेट्स। इन फैक्ट इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन विच आई हैव टेकन एट दैट टाइम। और मुझे अभी लगता है कि अगर मैं टेक्सटाइल में नहीं आता था तो मैं सिविल इंजीनियर करके खड़ा रहता था। उससे अच्छा है कि ये जो textile industry, it is, first of all, it's a very vast industry. It has a lot of culture, and lot many things are there as a variants. We have so many colors, we have so many fibers, we have so many industries by which we are getting reckoned with. और उसके वजह से ये जो टेक्सटाइल का जो चार्म है, आपने मेरे फोटोग्राफी के बारे में बोला, तो मैं एज आई टोल्ड यू दैट आई एम कमिंग फ्रॉम अ ब्यूटीफुल टाउन कॉल्ड दापोली, सो आई हैव फीलिंग एंड एफिलिएशन टुवर्ड्स द नेचुरल थिंग्स। तो टेक्सटाइल में जो वेरिएशंस था, जो कलर्स थे, वो देख के ऐसे पता चला कि यस यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ।
But to be very frank with you, it was mere accident to come and choose textile industry. ये बहुत अच्छी चीज मैंने सर स्पेशली अपनी इंडस्ट्री में नोटिस की है। आपका जैसे एक्सीडेंट था, आरएस जी के साथ हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हुआ है। Yes. आरएस जी का भी यही कहना था कि उनके लिए कमिंग टू टेक्सटाइल वाज अ मियर एक्सीडेंट। So lot of known professionals, known consultants, known industry leaders in our industry have entered the industry as a mere accident. वो सच्ची बात है, क्योंकि तभी ड्यूरिंग दोज डेज आई पास्ड आउट इन 1987, वहाँ पे कोई कंसल्टेंट या कोई एडवाइस करने के लिए कोई नहीं था। इनफैक्ट मैं तो एक छोटे गांव से यहाँ पे आया था मुंबई में, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट मुंबई। यहाँ पे ऐसा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट इन द डाइंग स्टेट, क्योंकि मुंबई में जो 65 मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल्स, दे वर क्लोजिंग वन बाय वन। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैं जब गिरजी में ज्वाइन हुआ एज ए कंसल्टेंट, माय फर्स्ट फ्यू असाइनमेंट्स वेयर क्लोजर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे। तो एक ये ऐसा था कि सब इंडस्ट्री क्लोज हो रही है, बट एज आई वाज इन अ स्विस कंसल्टिंग फर्म, आई वाज वेरी मच अवेयर कि ये इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो रही है। वो बम्बई में क्लोज हो रही है, बट कोल्हापुर में चालू हो रही है, सोलापुर में चालू हो रही है, तमिलनाडु में चालू हो रही है, तिरुपुर में चालू हो रही है, पंजाब, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आते थे। तो वो एक्सपोजर की वजह से मुझे पता चला कि आई एम एट राइट प्लेस, मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है और ये इंडस्ट्री बहुत सारी ग्रो होने वाली है। बट अगर आप कोई बम्बई वाले आदमी से बात करेंगे, ओह व्हाट नॉनसेंस, इनफैक्ट दे यूज्ड टू लाफ एट मी कि व्हाई ही हैज चोजन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ही शुड हैव डन समथिंग एल्स। तो सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सिंस आपने वो जमाने में स्टडी किया था अबाउट द क्लोजर ऑफ टेक्सटाइल यूनिट्स इन मुंबई, ऐसे क्या मेन कारण थे जो जिस वजह से ये सब यूनिट्स बंद हो रही थी और शिफ्ट होके कोल्हापुर, सोलापुर या अदर रीजन्स में आ रही थी? Exactly. In fact, good that you asked this question. It was perfect decision of textile industry to close industry over here. First of all, they were in Mumbai. आज आपको तो मालूम है कि मुंबई में जो लैंड रेट है, that was very high. At the same time, power rate at that time was also very high. आपका यहाँ का जो लेबर वेजेस थे, जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया, उस प्रोजेक्ट का मुझे अभी तक याद है कि जो एवरेज वेजेस थे वो 13,000 to 15,000 रुपीज के, इट वाज इन दैट रेंज। तो आप तभी जो स्टडी करते थे, सी आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी करनी चाहिए। आपका जो सेल्स रेट है वो आप कोई कुछ भी बनाइए, गारमेंट बनाइए या फैब्रिक बने, वो तो सेम रहेगा। आप वेस्ट बंगाल में जाइए या तिरुपुर में जाइए, आपको तो वही कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आपको कंपटीशन में उतरना है तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करनी चाहिए। वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जब भी हमने स्टडी की, कोल्हापुर में 2000 रुपीज में आपको तभी आदमी मिलता था। तभी आपको जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो 4 रुपीज 50 पैसा में कोल्हापुर में एमएससीबी का KWH रेट था। तो ये अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट अच्छे है और यहाँ पे अगर मिल क्लोज होती है और वहाँ पे जो अगर शिफ्ट होती है, तो ये लैंड रेट से भी जो ओनर्स थे उनको कैपिटल मिलने वाला था। वो कैपिटल अगर वहाँ पे अगर वो डालते थे तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने ही वाला था। And this is the way things have happened. Even if you see in Europe, most of the plants which were there in major cities, they started closing and going towards the non-developed European countries or European cities. And that's why same thing has happened over here. And even if you see the complete transformation of global textile industry, that is going to happen into lower cost. The way now India is growing, maybe afterwards African countries would be the next destination for the textile industry. So ये होने मतलब वाला है। आपका जो कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट है उस वजह से इंडस्ट्री ये सब शहरों में फिर वायबल नहीं रही। That's right, that's right. तो सर, आपका जो इतना लंबा सफर रहा है एज अ टेक्सटाइल प्रोफेशनल, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, एंड हाउ डिड दैट चेंज यू एज अ पर्सन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वे मैंने आपको कहा कि मेरा जो इंटरेक्शन था वो ज़्यादातर फॉरेनर्स के साथ था, लेट इट बी इन गिरजी और लेट इट बी इन एटी। तो जो फॉरेनर्स के जो हम लोग देखते थे कि दे वर डिफरेंट। इनफैक्ट फॉरेन कंसल्टेंट, दे वर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड, बट उनकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी वो टाइम मैनेजमेंट। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ ट्रूजलर सेल्स पर्सन हु यूज्ड टू कम टू इंडिया क्वाइट ऑफन। व्हेन आई वाज इन 80, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ हिम क्वाइट अ लॉट। He used to tell me, Mr. Mahekar, if it is 12 o'clock, it is neither 12:05 nor it is 11:55. It is 12. So the way he used to, give that explanation and be on time, not only him, but many Europeans I have seen or many Americans I have seen,
they usually are very particular about time management. If you see Indian textile industry, the way things are happening, हम लोग को क्यों ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं? हम लोग का कॉस्ट कम होके भी हमें ऑर्डर्स या प्रीफर नहीं किया जाता है चाइना की इन अगेंस्ट चाइना, बिकॉज हमारे जो कमिटमेंट्स है, वी डोंट ऑनर अवर कमिटमेंट्स मेनली ऑन टाइम. अगर हम लोग कह रहे हैं कि जनवरी 31 को हमारा कंटेनर हम लोग आपको डिलीवरी दे देंगे, वो जनवरी 31 के बजाय डिले ही होता है. देयर कैन बी मेनी रीजंस व्हाई इट इज गेटिंग डिलेड, बट थिंग इज दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम मैनेजमेंट. और नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन. ये लोग इतने सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, दे डू देयर थिंग्स देमसेल्व्स. ये दो चीजें थी जो मैंने बहुत ज्यादा सीखी उनसे. और third one is marketing, that you need to market yourself. Whatever company you are representing, whatever products you have, they need to be known to people. People will not come, customer will not come to you. We have to go to the market and we have to market ourselves. मैं जब भी टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केटिंग करता था ATE से, तभी मुझे लास्ट स्लॉट दिया जाता था प्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज नोबडी वाज अवेयर, टेक्निकल टेक्सटाइल वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. बट जैसे जैसे हम लोगों ने तब से मार्केटिंग कर दिया, now you will find that there are only focus on technical textiles. India is growing with almost 17-18% of CAGR in technical textiles. ये सब चीजें हो रही है because marketing has played very important role in that. So ये तीन चीजें मैंने सीखी, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और मार्केटिंग. एक बहुत अच्छी चीज सर आपसे बात करके नजर में आई है. इनफैक्ट RS जी से जो मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी ये सेम चीज दोहराई कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ जो होना चाहिए था, जो हो सकता था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई थिंक वो शायद डिक्लाइन ही हुआ है. जबकि वी हैव बेटर मशीनरी इन टर्म्स ऑफ स्पिनिंग, वीविंग और गारमेंटिंग. आज बेटर टेक्नोलॉजी है, फिर भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड श्रिंक हो गया है. अदर कंट्रीज हैव कम अप, सो यू नो बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब ज्यादा आज RMG एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं. कॉम्पिटिटिवनेस बोलो, प्रोफेशनलिज्म बोलो. आपके नजर में ऐसी कौन सी 3 प्रॉब्लम आप बोलना चाहोगे जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, जिस वजह से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में ना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? See, first and foremost thing is that we are scattered. आप अगर अपना पूरा इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे, तो स्पिनिंग इंडस्ट्री वी आर वेरी स्ट्रांग बिकॉज फॉर इयर्स वी आर डूइंग यार्न एक्सपोर्ट्स. बट वो इंडस्ट्री कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है. अगर आप दूसरा जो यार्न इज नॉट द ओनली थिंग, यू नीड टू हैव कंप्लीट वैल्यू चेन. अगर आप फैब्रिक आपको फैब्रिक करना है, तो आपको महाराष्ट्र में इचलकरंजी में सिर्फ फैब्रिक दिखाई देता है. लुधियाना में निटिंग इंडस्ट्री है, नीचे तिरुपुर में निटिंग इंडस्ट्री है, वो निटिंग और निट प्रोसेसिंग करते हैं. अगर प्रोसेसिंग की बात करें, इट इज वेरी लेस एंड इट इज एट वेरी डिफरेंट लोकेशंस. इसका मतलब ये भी होता है कि आप कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, वो कहीं पे स्पिन हो रहा है, वहां से जाके विविंग कहीं और है, विविंग प्रोसेसिंग और निटिंग कोई किधर और है, निट प्रोसेसिंग कहीं और है, बाद में गारमेंटिंग का तो किधर है. तो देयर आर ओनली फ्यू पॉकेट्स लाइक बैंगलोर और लाइक लुधियाना और लाइक तिरुपुर. सो देयर इज no efforts. In fact, government has tried to give textile park as a scheme, which was a very beautiful scheme, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेटअप, अगर आपको शर्ट सिटी चाहिए तो पूरा का पूरा शर्ट वहाँ पे रॉ मटेरियल से लेके गारमेंट तक और पैकिंग तक एवरीथिंग शुड बी देयर. आपको अगर डेनिम का जीन्स बनाना है, तो उसका भी पूरा वैल्यू चेन वहाँ पे होना चाहिए. ऐसे नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई वी नीड अ कंप्लीट पॉलिसी चेंज इन आवर कंप्लीट एटीट्यूड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, which can say that we will have complete value chain, nearness to the market, nearness to the raw material, or whatever are the additional things which are required. So ये करने के लिए जो चीज़ें प्लान करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. आप अगर आज देखिए, तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट आपको डालना है, तो ETP या CETP कहाँ पे है ये लोग सोचते हैं. अभी तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आ गया है, तो you have a complete freedom to choose the land location. बट ये पूरा अगर वैल्यू चेन एक जगह पे नहीं रहेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, उसमें ज़्यादा कुछ प्लानिंग करना पड़ता है. ये पूरा जो लिंक है वो पूरा ब्रेक हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर at one place for that particular one product. But sir, isn't it true that back in the 80s and 90s India में composite units या vertically integrated units बहुत ज्यादा थी, शायद 700 से ज्यादा थी. एशिया की largest textile unit was an Indian unit. आज अपने I think 50 से कम है, शायद 40-30 भी नहीं होंगे composite units. तभी if at all good that you raise this particular point, तभी क्या होता था
कि अपने पास स्पिनिंग और वीविंग और प्रोसेसिंग था, गारमेंटिंग नहीं था। क्योंकि वो गारमेंटिंग जो होता था वो बाहर जाके, बाहर जो अगर ब्रिटेन में जाता है तो ब्रिटेन में होता था, जर्मनी में जाता है तो जर्मनी में होता था। बट ये कंपोजिट कल्चर की वजह से दे वेर, हम लोग बोलते थे कि वहाँ पे गोल्डन स्मोक आता था टेक्सटाइल मिल से, इट वाज वेरी गुड रिच कल्चर। बट तभी ब्रिटिश लोग थे और उनका मार्केट उनके हाथ में था। अभी क्या हुआ है कि जो मार्केट है, जो ब्रांड्स है, दे आर नॉट, most of them are not Indians, most of them are foreign brands and they are controlling everything. इनफैक्ट आप अगर पूरा वैल्यू चेन देखेंगे, जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आप स्पिनिंग प्लांट डालते हैं तो आप 5 to 10% में ही खेल सकते हैं। अगर आप वीविंग में जाते हैं तो इट इज़ अगेन सेम 5 to 10%। अगर आप प्रोसेसिंग में जाते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, यू कैन गो अप टू 15%। अगर आप गारमेंटिंग में जाते हैं तो ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, अप टू 25%। इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा वैल्यू चेन जो हाथ में है वो गारमेंट ब्रांड Right. के हाथ में है, और दे आर नाउ टेलिंग यू दैट यू हैव टू प्रोड्यूस दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। इनफैक्ट एक डाइवर्ट करता हूँ थोड़ा टॉपिक, आपको बताता हूँ कि हम लोग टेक्सटाइल इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मच हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। आप शर्ट्स डालते हैं, आप ट्राउजर्स डालते हैं, आप अगर आपकी एज, आई डोंट नो हाउ मच इज योर एज, but if at all you are saying that 10 years back or 15 years back there used to be some sort of a defect in your fabric or in your garment, उसकी वजह से हम लोग का जो लाइफ था, शर्ट का लाइफ था, वो 2 साल 3 साल उसके बाद में वो खत्म होता था। अभी 10 साल 15 साल कुछ नहीं होता है वो शर्ट को, बिकॉज वी आर डूइंग मच हायर वैल्यू इंजीनियरिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर. In fact, if I am a consumer, if at all I say that I am a consumer, every year I would happy to buy at least 10 shirts or 15 shirts, and then similarly those many trousers. But अभी मेरा wardrobe आप देखोगे कि because there is no change in my physique, my all shirts trousers are just like that, nothing happens to them. ये हो रहा है क्यों? बिकॉज वी आर डूइंग वैल्यू इंजीनियरिंग, वी आर एडिंग वैल्यू विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू दैट पर्टिकुलर गारमेंट। ये मेरा खुद का ये मैंने इसके लिए बहुत, मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ तभी भी मैं ये पूछता हूँ लोगों को, और ये फैक्ट है कि जो आपके आजकल के शर्ट्स है, आपका बटन भी नहीं बाहर आएगा, आपके कॉलर को कुछ नहीं होगा, बिकॉज वी आर सेइंग दैट वी वांट बेस्ट क्वालिटी, वी वांट बेस्ट बेस्ट बेस्ट। वो बेस्ट की वजह से जो मार्केट साइज था वो हम लोग लॉस कर चुके हैं। वी हैव डन ओवर इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्ट्स, और हमारा जो मार्केट था, लेट्स अज्यूम दैट एवरी ईयर इट वाज 100, दैट 100 हैज बिकम नाउ 80 70 60, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो जा ही नहीं रहा है, उसको कुछ नहीं होता है, उसकी लाइफ बढ़ गई है, लाइफ बहुत सारी बढ़ गई है, which is not required actually. But again, sir, in your opinion, what is the reason behind the decline of number of composite units in India? That's what I was saying कि मेरे पास अगर यूनिट डालना है मुझे तो मैं इजीली स्पिनिंग यूनिट डालता हूँ, in spite of it is very highly cost unit and lowest profitability, Very capital intensive. very capital intensive और lowest profitable, but जो मैं बनाता हूँ वो मार्केट में बिक जाता है. I am not doing my efforts to go for value added products. अगर मैं गारमेंट्स बनाता हूँ या मैं अगर टेक्निकल टेक्सटाइल में जाता हूँ तो मुझे मार्केटिंग में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एंड देन ओनली आई विल बी सक्सेसफुल. बट ये जो कंसेप्ट है, कुछ भी बनाओ और बेचो, अगर 100 रुपये में नहीं जाएगा तो 95 रुपीज़ में जाएगा या 90 रुपये में जाएगा, बट इट विल गेट सोल्ड, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ये थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वेरी लेस विथ इंडियंस, और उसकी वजह से मेरे हिसाब से जो ग्रोथ होना चाहिए, इनफैक्ट जो ग्लोबल रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से सब लोग बोल रहे थे कि 2012 से लेकर इंडिया विल ग्रो, इंडिया विल ग्रो, इंडिया विल ग्रो, बट नो न्यू यूनिट्स हैव कम, नो न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव कम to that extent. When I'm saying not come means they have come, but not to the extent the way it was mapped by the global consultants. एक्चुअली सर, आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो आपने फॉरेन प्रोफेशनल से सीखा कि टाइम मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. आज भी मैंने देखा है कि बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज में मार्केटिंग एंड सेल्स इज वन डिवीजन. राइट. व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स. या एंड जिस तरह से आपने बोला वो बात सही है कि आज जान बेचना काफी आसान है कि चलो ठीक है, ज्यादा में ज्यादा क्या है, 100 में नहीं तो 2 रुपए नीचे में बिक जाएगा. एग्जैक्टली. बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचना शायद इजी रहेगा, बट उसका मार्केटिंग या ब्रांडिंग करना शायद आज भी अपनी कंपनीज को उतनी अच्छी तरह से आ नहीं पाया जितनी अच्छे से वेस्टर्न कंट्रीज करती है. एग्जैक्टली. दूसरा और एक चीज मैंने आपके पहले वाले क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूँ कि प्राइस कटिंग.
अगर मैंने शर्ट बनाया और 100 रुपए में नहीं जा रहा है और मेरा जो नेबर है वो 99 रुपीज में जाता है, तो मैं 98 रुपीज बोलूंगा, without understanding whether I should able to get any profit out of it or not. मुझे ऑर्डर चाहिए, मुझे कुछ करना है, इसके लिए मैं वो ऑर्डर ले रहा हूँ. दिस इज द वे वी आर किलिंग आवर सेल्व्स. देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन ऑफ प्राइस कटिंग. अगर मैं यान बनाता हूँ, फैब्रिक बनाता हूँ या गारमेंट बनाता हूँ, एवरीवेयर दिस थिंग इज हैपनिंग. Nobody is going to their books of accounts and saying that if at all it is below this, I am not going to take this order. See, try एक्चुअली to प्रॉब्लम क्या है ना understand. सर, आई थिंक इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज पर नहीं होके सर्वाइवल स्टेज पर है. नहीं, अभी सर्वाइवल स्टेज पे है, बट वो सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है. इसके लिए लास्ट फॉर सो मेनी इयर्स वी आर ओनली डूइंग प्राइस कटिंग. अगर मार्केट है, अगर किसी को सो मेनी शर्ट्स आर रिक्वायर्ड, किसी सी आपको जो कोई ब्रांड या कोई आपको जो ऑर्डर दे रहा है उसकी वो रिक्वायरमेंट है. उसकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसको कैसे कन्विंस करने का, जो मार्केटिंग आपने बताया, दैट मार्केटिंग इज दैट हाउ वी कैन कन्विंस अवर कस्टमर दैट ही शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस, फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. दैट इज नॉट हैपनिंग. इट इज जस्ट गेटिंग सोल्ड एज अ कमोडिटी. राइट, एकदम सही बात है सर. आज जो मार्केट साइज अपने बात करें कि श्रिंक हो गया है, आपके हिसाब से सर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरऑल मार्केट साइज कितना होगा? आई एम नॉट दैट गुड इन फिगर्स, बट आई कैन टेल यू कि जो मार्केट साइज है वो श्रिंक हो रहा है बिकॉज अभी मार्केट्स पूरे डाउन थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 इश्यूज. मेनी शॉप्स वेयर नॉट वर्किंग, मॉल्स वेयर नॉट वर्किंग. तो कहाँ पे आप बेचोगे? जो ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन जो सेल्स था वो इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस. यू कैन नॉट रीच टू कॉमन पीपल. दूसरा क्या हुआ कि जो इनकम था वो इनकम भी कम हो गया. लोगों ने 70% 80% रिडक्शन कर दिया उनके जो सैलरीज थे उसमें. और उसकी वजह से ये जो सर्ज आया है, जो ब्रेकअप आ गया है, वो अभी आ गया है दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ मार्केट. बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो वेदर यू हैव कवर्ड दिस और नॉट. The way now global things are evolving, I have global customers who are saying we don't want anything which will be which will touch soil of China. I think you are aware that there is a province which is giving almost 75-80% of the cotton which is required by China as an entire country, that is been banned. All cotton produced over there is banned because of certain social elements. At the same time, they are saying that because this COVID issue or because of whatever reason China is doing its own politics, global politics, they are saying that we want alternative. China having 33-34% stake in the global market is a big threat for us because we need an alternative. Now, what are the choices for them? India is the best choice for them, but we are at distant number 2, almost 4%, 5%, or at the most 6% in various categories of textiles. So if at all we want to, they want that India should grow, we need to invest ourselves. You will see that even if we say that the impact of this negativity of China on global market is 10%, so there is a potential of 3% which is available of global trade, and India is just at 6%. So 50% capacity is required to build immediately in India. And when we see that, there are no risk takers, owners or entrepreneurs who are coming with this, and that's where we are lacking. बहुत अच्छी बात कही है सर आपने ये. एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रू. तो सर जैसे आपके क्लाइंट बेस की बात हो रही है, आपका क्लाइंटेल ज्यादातर कॉर्पोरेट्स है. यस. तो आपके नजर में ऐसे क्या मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स एंड स्मॉलर बिजनेसेस, वेदर इट्स एमएसएमईज और एसएमईज? See, to be very frank with you, there is a very thin line in between the corporate clientele and MSME clientele. Because you will see that there are certain smart owners in MSME sector who know what is required by them, who are very clear with their concept. So when I interact with them, they are more polished, they are very smart, they immediately come out with the changes, they accept the changes. Whereas in corporate culture, you will find that there is a good team network, there are certain levels, but decision making is very slow. So there is actually, it depends upon with which corporate group you are dealing with, or with which MSME group you are dealing with, and accordingly the customer size and customer mentality is different. But to be very frank with you, I can see quite a lot of change in entire textile industry right from beginning. The way we were planning earlier projects,
I'm talking of 20, 30 years back. Then we used to say that whichever is the water body or river next to that particular land site, that is the effluent can just go in that. Now we have started understanding importance of effluent disposal. We have started importance of technology. Even same thing is with manpower. Earlier we used to say that our best advantage, global advantage, is that our labor cost is less. But now, as you are aware, labor are not available in spite of so many things, because a lot of infrastructure development is happening in our country, and this labor, they are getting diverted to some other work than textile industry. And that's why the entire automation industry 4.0, these are the need of the hour, and we have to adopt that. If at all we start doing these things, then only we can be competitive in the global market. राइट। और सर आपका जो इतना लंबा सफर रहा है टेक्सटाइल्स में एंड स्पेशली एज अ कंसल्टेंट, आपने तब से लेके अब तक के इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा है? विच ऑफ दिस डिफरेंस डू यू रियली लाइक एंड विच डिफरेंस डू यू डिसलाइक कि आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं रहा इंडस्ट्री के लिए? In fact, I would say most of the things are good. जो changes हुए हैं, the way we have evolved ourselves in textile industry. हम लोग तभी जब प्रोजेक्ट प्लानिंग करते थे, तभी जैसे मैंने बताया कि जो नाला है, उस नाला में आप एफ्लुएंट आपका डाल दो. Social compliance and environmental compliance, these two things have changed quite a lot. Now it is mandatory for everybody to have zero liquid discharge. अगर पानी का बात करते हैं, जो हम लोग पानी भी जो रीयूज करने वाले अपने खुद के लैंड के ऊपर आप लोग यूज कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए, उसका भी बीओडी सीओडी लेवल जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है. अगर हम लोग इवन चिमनी डाल रहे हैं, तो चिमनी का जो गैसियस जो हम लोग एफ्लुएंट डाल रहे हैं बाहर, उसका भी क्वालिटी चेक होना चाहिए. ये सब सारी चीज़ें जो है, दैट हैज चेंज क्वाइट अ लॉट, जो हम लोग पहले नहीं करते थे. नेक्स्ट थिंग इज दैट इवन सोशल कंप्लायंसेस, जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए. उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फायर के लिए कितने स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, फायर का जो पूरा सिस्टम है वो इनबिल्ट होना चाहिए. दिस थिंग्स हैव बिकम नाउ मैंडेटरी. सो ये सब चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है. मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दैट कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत हो रही है. ओनली थिंग गलत हो रही है वो ये है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. हम लोग देख रहे हैं आगे फ्यूचर अच्छा है, इंडिया इज गोइंग वेरी स्ट्रांग इन ऑल फील्ड्स, बट स्टिल जो इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए इंडिया में वो नहीं हो रहे हैं. अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बाहर के लोग आएंगे, दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया एंड देन विल से दैट सी नाउ प्रॉफिट्स आर बीन रिप्ड बाय फॉरेनर्स एंड इट इज नॉट बाय इंडियंस. तो सर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इंडियन टेक्सटाइल में ऐसे कौन से 3 सेक्टर्स है, 2 या 3 सेक्टर्स आपके नजर में वेयर यू सी अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट, मैं बार बार यही चीज बोलूंगा कि जो सेक्टर टू हाइजीन विच आर रिलेटेड टू सोशल कंप्लायंस, related to environment, those things which were not there being a developing country, those things would be having very high potential in India. For example, hygiene lines or medical textiles, we have grown quite a lot in this COVID-19 pandemic, because that was requirement and all countries were sealed. So we wanted these products and so we started converting them. Similarly, hygiene related, and according to me, most important thing and most strong point of India is cotton. So if at all we start concentrating on cotton based products, then entire globe, because of global warming or because of whatever the way things are happening with hygiene industry, everywhere there would be a big requirement of cotton based products. So where India scores quite a lot on any of the other countries. We have very good quality cotton which is available in house. We know how to process cotton, because I had been to so many European manufacturers, and I came to know that they don't understand what is cotton. How to have even bleach cotton is not known to them. So these are the advantages. So we should play with our strength. That is what I would say. So cotton based products is number 1. Number 2 is the industry products, because our industry is growing with quite a rapid pace, and then we will need lot of technical textiles. So whatever industry based technical textiles are there, including filters, including your various types of belts, all these are technical textiles, industrial technical textile products which would be in very high demand. Similarly, medical textiles would be again growing, as I told you, that because of pandemic we have understood how much is the importance, we need disposable. And third thing is the sport textiles, because we have seen now our sports personalities are different. They are no more only cricketers.
we know that there are so many and a few new heroes are coming out with flying colors. So there would be a lot of people who would be playing sports. Now our entire sport textile is hardly 1% of the globe, and we know how much is our population. We know how many neighboring countries are there who would be depending on us for these products. So in a good manner, if at all we plan things, then sport textile would be the third thing which would be in big demand. ओके एंड सर एक टेक्सटाइल प्रोजेक्ट सेटअप करने में आपके हिसाब से मेजर चैलेंजेस क्या रहते हैं? First and foremost thing is that entrepreneur should know that it has to be engineered product. It has to be tailor made. We have seen that Mr. X is successful, then there would be X1, X2, X3 doing same product, same line, same setup, same technology. Those things should not happen. That's why consultant like us can help them in doing market study, understanding whether product demand or not, whether there is a market gap, whether it would be profitable to go ahead with that. So techno-commercial feasibility plays very important role along with the market research. That should be done first. Second thing is that when the project comes for implementation, technology selection, because most of the people, even the big corporate groups nowadays, they say that we want to go for cheaper, and when it is cheaper, then it is Chinese. And if you at all you see, I always ask this particular question: have you seen a second-hand Chinese technology? You will never get it. Europeans will get in abundance because the life of the European machinery is 25 years. Say that textile machinery, I can give you example of LMW. You will find that Lakshmi Reater or Lakshmi machines are working for years, or machines manufactured in India under European technology doing quite extensively well. So all said and done, if at all technology we are going for, we should not go for cheap Chinese machines. Of course, China also has very good technology and very good machines, but not cheap. So if at all we go for good technology, best technology which is available at that time, then only it will work for 10 years, 15 years. And industry, we say that, at least for 20, 25 years, that particular setup should work. And then only you can reap profits, because the depreciation and everything, all financial cost will be low, and you will get much better profitability. Right. I think मतलब what we are trying to say is we need to think long term. Exactly. Because the Okay. project which you are putting up is not for today, it is for so many years to come. Right. So there should not be any compromise on technology or even building setup. We have seen, some setups where the flooring is going, where some roofs are, flying because of, wind velocity. So we need to understand. You need to calculate that what should be the wind velocity of that particular region for that particular project, or even the flood level. We always calculate high flood level. So we see that if at all that high flood level in that particular site is 10 meters, you have to go beyond that. So understanding of parameters also is very much important. राइट मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिटर्न आने में एक जेस्टेशन पीरियड तो रहता ही है Exactly. एंड वी नीड टू एंश्योर कि एटलीस्ट द लाइफ लाइन ऑफ द मशीनरी दैट वी इन्वेस्ट इन इज हायर देन द जेस्टेशन पीरियड. That's right. That's right. राइट. तो सर कोई नया जन टेक्सटाइल अगर जो एंटर करना चाहता है एंड स्पेशली यंगर जनरेशन हु इज Yeah. ईदर प्लानिंग टू एंटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्लानिंग टू जॉइन देयर फैमिली बिजनेस, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? First and foremost thing is that whatever business line they are choosing, it should be their love. It should touch to their heart. If it is not, then they should not come in this particular sector, because this is not, just put money and get back money. This is not trading business. Textile is more of a engineered, fashion oriented, lot many variations. Fashion is changing, so can use. So there are lot many variables which are there. So whatever sector they want to go for, it should touch to their heart. They should love that particular field. Then, as I said, that they should do complete, techno-commercial analysis of that particular business line. They should understand who are their competitors. We do competition analysis. At the same time, we do location analysis. So if at all that particular project is viable in Maharashtra, it doesn't mean that it will be viable in Gujarat or it will be viable in some other location. So that viability study needs to be done properly, location study needs to be done properly. And then, as I said, that at least for 10 years, nothing should happen to that. So sensitivity analysis, all these things are done on paper by the financial institutions when they give you term loan. But I would say that owners should do this properly, and understanding of market. Don't put something because somebody has done that particular project and he's successful.
do your own analysis, do your own study. There are consultants who can help you in for doing this, and then only do that particular project. I can give you example of spun bond machines which came for only manufacturing plastic bags, carry bags. So you know that nobody will pay you more than 50 paisa or 1 rupee for a plastic bag, and they put up projects. 25 project lines came from China, and hardly 2 or 3 are successful, and rest all have to close down. So this is what happens when you have the herd mentality. So proper planning and doing complete homework, that is most essential for these new players when they come in. ओके, no थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल सजेशन और इनपुट्स बताया है. फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू हैव एनी एडवाइस फॉर द यान बाजार. हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है या एक अटेम्प्ट है ये कि इंडस्ट्री में वी वांट टू एम्पावर द यान बायर्स एंड यान सप्लायर्स. I appreciate your efforts. In fact, I find myself unlucky not to get interacted with you earlier, because I just came अरे to know about your firm, I think, about a year back. But you people are doing quite wonderful job. These things, when I was talking of marketing, these things are required. And as a associate for the textile industry, the work which you are doing is admirable. If at all you reach to many people, actually, I don't know how much is your customer reach, but you need to reach to many people. Whatever help is required for that, even I am open to give you help. I can do for that. But you need to handhold the industry. The way you people are doing is remarkable. Let that positivity come up and go and inculcate in our textile industry, so that there is a prosperity for entire value chain. थैंक यू सो मच सर, मतलब आपने इतना समय आपका निकाला, इतना आपका वैल्यूएबल इनपुट्स और आउटलुक और सजेशन शेयर किया हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ. My मतलब pleasure. वी आर रियली रियली थैंकफुल. बिफोर वी क्लोज, इफ यू डोंट माइंड सर, एक छोटा सा क्विक रैपिड फायर करें. Yeah, no problem. कॉटन और पॉलिस्टर, Cotton. स्पेशली सुविन कॉटन. Not exactly. See, when I say cotton, I am talking this from the Indian perspective, राइट. because though there are limitations as far as growing of cotton is concerned on landfill, but if you see the yield is low. In fact, to be very frank with you, I still feel, after having 33-34 years of experience in textile industry, that we are not giving due weightage to our own beautiful fiber, which is called. There are no efforts to increase the yield. Of course, few people are doing, but if at all we can get 1200, 1300, yield, that would take us almost to next level. But there are no efforts. Why farmers are making suicide? Because getting back the money which he is investing into cotton. And maybe I'm not going to touch the political part of it, but it is fact that the cotton grower is not getting the due, whatever dues he should get, he's not getting it. And at the same time, the brand which is selling those particular products is getting 2 times, 3 times the value addition. So why not to pass on that particular value to that particular poor farmer, so that there would be many farmers who can grow more cotton. And globally, we are known as a specialized cotton industry. And that's why I always say that we are just nothing as far as polyester or any other man-made fiber is concerned. We are just nothing compared to the entire global consumption. I'm not saying viscose, because Aditya Birla Group is doing remarkably well over there. But we need to do quite a lot as far as cotton is concerned, and there are many potential areas where cotton can be used. But Right. Absolutely agree, sir. It has to be value-added products. It should not be the common, the commodities by which the farmer is not getting anything. And sir, Kodak camera or Canon camera? I always prefer Nikon, but there is no Okay, let's go with Nikon. Mountain or beach? Both are good, both are beautiful. But as I am I like photography, so I always go in mountains. There are 2-3 reasons for that. One thing is that you have to walk yourself. Beach is very simple walk, but in mountains it is not that easy. So you get a lot of good exercise happens. At the same time, when you are observing nature, the wild nature, you learn quite a lot. In fact, nature is the best teacher. I get a lot of inspiration from the birds which I see, from the animals which I see, and they are the best teacher for us throughout the life. And the way you go after a bird, or to catch the the birds, either they are singing or they are doing whatever,
these things are give you the boost, the energy. So every weekend I go and go to mountain or any forest just to see this and capture those moments, and that gives me quite a lot of energy. That's a great outlook, sir. Next time, if you would invite me, I would love to join you for one of your treks. Sure, no issues. If you were asked to create a tagline for textile industry, what would it be? See, textile industry, the way I said, I started loving this industry, and I started, the way when I started my own company 11 years back, I said that let us carve out a better tomorrow. This better Wow. tomorrow is not only for us, but also for our clients or whoever are the stakeholders. So in for textile industry, we can say, as it is having more than 100 years of legacy with it, we can say that let us carve out even a better tomorrow, because all the time we need to grow and we need to improve upon ourselves. Very nice, sir. My last final question to you is textile industry is dash if you could fill in the blank. Textile industry is my love. Textile industry is everything for me, because I think I missed that particular point, that especially for the new people, new textile engineers who are coming into textile industry, they should know that textile industry is not a low paying industry, though it is low profitable industry, because I have clients who are appointing their CEOs at rupees 4 crores, at rupees 3 crores, depending on how much is the big organization. So if no other industry, I think, is giving that much of package, and how much is the involvement of the CEO in textile industry. So if at all you are thinking it as a career, then there are good packages available in textile industry, and that's why these new people should come and join us, and they should not leave textile industry just because of IT is growing, or they are getting immediate returns. They should see on long term basis, it is a very good perfect career. They can get good case studies from textile industry. Thank you so much, sir. Thank you so much for taking your time out. My pleasure, my काफी pleasure. काफी अच्छा लगा सर आपसे इंटरेक्ट करके. तो ये थी मिस्टर अविनाश जी की जर्नी. आशा करते हैं आपको हमारे एपिसोड से ढेर सारा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिल रहा होगा. इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड सेंड अस योर फीडबैक. ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है. हमें बताइए आप किस टेक्सप्रेन्योर्स को हमारे आने वाले पॉडकास्ट में सुनना पसंद करेंगे. आप टेक्सप्रेन्योर स्टोरीज अभी स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं. तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए टेक्सप्रेन्योर्स के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.